नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करेंगे जो शायद रोजमर्रा की बहसों में उतना नहीं आता, लेकिन विधानसभाओं के कामकाज के लिए बेहद अहम है। अनुच्छेद 17(6). जी, ये वो अनुच्छेद है जो राज्य विधानसभाओं में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भूमिकाएं और उनकी शक्तियां तय करता है। और हमारे पास इस पर जानकारी के लिए एक लेख के कुछ अंश हैं। आर्टिकल 176 असेंबली स्पीकर एंड डिप्टी रोल्स। तो आज की हमारी एक गहरी पड़ताल इसी स्रोत पर आधारित होगी। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये अनुच्छेद क्या कहता है, बल्कि ये समझना है कि असल में ये काम कैसे करता है, चुने कैसे जाते हैं ये अधिकारी, उनकी ताकत क्या है और ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी क्यों है। हाँ, खासकर राज्य के स्तर पर इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। कभी सोचा है विधानसभा में जब हंगामा होता है, बहसें होती हैं, तो कौन है जो सब कुछ कंट्रोल करता है, कार्यवाही चलाता कौन है? इन सवालों का जवाब कहीं न कहीं इसी अनुच्छेद 176 में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी तह तक जाना। जरूर। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बात, ये अनुच्छेद 176 आखिर कहता क्या है, इसके शब्द क्या हैं? हाँ, अगर इसके मूल पाठ को देखें तो ये काफी सीधा है। इसमें मुख्य रूप से तीन बातें। जी। पहली कि हर राज्य की विधानसभा जैसे ही मुमकिन हो अपने ही सदस्यों में से दो लोगों को चुनेगी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अपने ही सदस्यों में से, ठीक है। बिल्कुल। दूसरी बात, अध्यक्ष का काम होगा सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना और सबसे जरूरी सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। व्यवस्था और अनुशासन। और तीसरी बात, अगर अध्यक्ष नहीं है किसी वजह से, तो उपाध्यक्ष उनके सारे काम देखेंगे। सरल शब्दों में कहें तो सदन अपना नेता खुद चुनता है, अध्यक्ष एक तरह से रेफरी है और उपाध्यक्ष उनका स्टैंड बाय। जितनी जल्दी हो सके ये सभी महत्वपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये पद खाली नहीं रह सकते, सदन के कामकाज के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है। सिद्धांत? कैसा सिद्धांत? ये अनुच्छेद असल में विधानसभा की स्वतंत्रता, उसकी ऑटोनॉमी को स्थापित करता है कि सदन अपने नियम खुद बनाएगा, अपना संचालन खुद करेगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और अगर हम इसके अलग अलग हिस्सों को देखें, मतलब क्लॉजेस को, तो खंड 1 जो चुनाव की बात करता है, वो सिर्फ प्रक्रिया नहीं है। वो ये पक्का करता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सदन के ही सदस्य हों, कोई बाहर का आदमी नहीं। चुनाव भी सदस्यों के वोट से होता है, आमतौर पर पहली बैठक के फौरन बाद। यानी सदन अपने निगरानी करने वाले खुद चुनता है। ये बात तो ये चुनाव की। अब खंड 2 पर आते हैं, जो अध्यक्ष की शक्तियों की बात करता है। ये शक्तियां सुनने में तो लगती हैं कि ठीक है, मीटिंग करानी है, लेकिन इनका असली असर क्या होता है? असर बहुत गहरा होता है। खंड 2 ही स्पीकर को असली ताकत देता है। सोचिए, स्पीकर ही तय करता है कि सदन में कब किस मुद्दे पर बात होगी, मतलब एजेंडा तय करना। अच्छा, पूरा टाइम टेबल उनके हाथ में है। हाँ, फिर बहस के दौरान किसको बोलने देना है, कितनी देर बोलने देना है, किसको रोकना है, ये सब उनके हाथ में है। और अगर कोई सदस्य बात ना माने, हंगामा करे तो उनके पास अनुशासन बनाए रखने की शक्ति है। वो चेतावनी दे सकते हैं और गंभीर मामलों में सदस्य को कुछ समय के लिए या ज्यादा समय के लिए निलंबित भी कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना जाता है। और वो एक निर्णायक मत या कास्टिंग वोट की बात भी होती है, वो क्या चीज है? हाँ, वो एक बहुत ही खास शक्ति है। आमतौर पर स्पीकर वोट नहीं डालते ताकि वो निष्पक्ष दिखे, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोटिंग हुई और वोट बराबर पड़ गए, टाई हो गया, तब स्पीकर अपना वोट डालते हैं और उनका वोट ही तय करता है कि फैसला क्या होगा। अच्छा, मतलब उनका एक वोट नतीजा बदल सकता है। बिल्कुल। कई बार तो सरकारों का टिकना या गिरना भी इस एक वोट पर निर्भर कर सकता है, खासकर जब बहुमत बहुत कमजोर हो। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति है। अच्छा, और खंड 3 जो डिप्टी स्पीकर की भूमिका बताता है, क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत जरूरी है सदन के काम को लगातार जारी रखने के लिए। मान लीजिए अध्यक्ष बीमार हैं या कहीं बाहर गए हैं, तो क्या सदन का काम रुक जाएगा? नहीं, रुकना तो नहीं चाहिए। बस इसीलिए डिप्टी स्पीकर हैं। वो तुरंत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेते हैं और उनके पास वो सारी शक्तियां आ जाती हैं जो अध्यक्ष के पास होती हैं। अध्यक्षता करना, अनुशासन रखना, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक मत देना भी। ये एक तरह का संवैधानिक बैकअप है। एक सेफ्टी नेट की तरह। सही कहा।
और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर अध्यक्ष के खिलाफ ही कोई प्रस्ताव आया हो तो उस समय भी डिप्टी स्पीकर ही सदन चलाते हैं। ये सब सुन के लगता है कि ये व्यवस्था काफी सोची समझी है। ये विचार आया कहाँ से था? मतलब इसका कोई इतिहास? हाँ बिल्कुल, इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में इस पर काफी चर्चा हुई थी। अच्छा। जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि विधानसभा को अपना स्पीकर खुद चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वो मानते थे कि स्पीकर सदन का स्वामी भी हो और सेवक भी। स्वामी और सेवक दोनों? हाँ, मतलब वो सदन के प्रति जवाबदेह हो, कार्यपालिका या सरकार के प्रति नहीं। इसी से सदन की आजादी बनी रहेगी और लोकतंत्र में अनुशासन के साथ बहस भी हो पाएगी। और ये जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मॉडल की बात आती है, उससे कितना लिया गया है? प्रेरणा काफी हद तक वहीं से है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर बहुत सम्मानित पद है। वहां तो परंपरा है कि स्पीकर चुने जाने के बाद अपनी पार्टी से या तो इस्तीफा दे देता है या फिर पार्टी पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो जाता है, ताकि वो पूरी तरह निष्पक्ष रह सके। बिल्कुल। भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ स्पीकर पार्टी का सदस्य बना रहता है, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि वो सदन चलाते समय निष्पक्ष रहेगा। तो मॉडल जरूर प्रेरित है, पर हमने उसे पूरी तरह कॉपी नहीं किया। यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में कभी-कभी फर्क दिखता है। हाँ, ये सिद्धांत और व्यवहार वाली बात अहम है, क्योंकि ये अनुच्छेद 176 सिर्फ किताब में तो है नहीं, ये तो हर दिन विधानसभाओं में इस्तेमाल होता है। क्या हाल के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास जिससे ये समझ आए कि ये असल में कैसे काम करता है? हाँ बिल्कुल है, और यही इसकी प्रासंगिकता दिखाते हैं। ये कोई किताबी नियम भर नहीं है, ये एक्शन में दिखता है। हमारे स्रोत में 2024-25 के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? जैसे उत्तर प्रदेश का 2025 का मामला बताया गया है। वहां स्पीकर सतीश महाला जी ने सदन में जब बहुत ज्यादा व्यवस्था हुई तो अनुच्छेद 156(2) की शक्तियों का इस्तेमाल करके 50 से ज्यादा सदस्यों को सस्पेंड कर दिया। 50 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ। अब इस कदम पर बहस हो सकती है कि ये सही था या गलत, लेकिन ये स्पीकर की शक्ति को दिखाता है कि वो व्यवस्था बनाने के लिए कितने कड़े कदम उठा सकता है। और कोई उदाहरण? महाराष्ट्र का भी है, 2025 का ही। वहां स्पीकर राहुल नार्वेकर जी ने शिवसेना पार्टी के अंदरूनी बंटवारे से जुड़े एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामले में अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल किया। कास्टिंग वोट का इस्तेमाल? हाँ, ये अनुच्छेद 156(2) की उस शक्ति का सीधा उदाहरण है। ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में स्पीकर का एक वोट पूरा खेल बदल सकता है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल का भी जिक्र था शायद। जी, पश्चिम बंगाल का 2024 का उदाहरण है। वहां पहले स्पीकर बिमान बनर्जी जी ने विपक्ष के हंगामे के बीच 5 विधायकों को सस्पेंड किया, अनुच्छेद 176(2) के तहत, ताकि सदन चल सके। और फिर अगले ही दिन जब स्पीकर खुद मौजूद नहीं थे तो उपाध्यक्ष ने अनुच्छेद 176(3) के तहत सदन की कार्यवाही संभाली। तो एक ही मामले में हमें दोनों खंडों का व्यवहारिक इस्तेमाल दिख गया। सही बात है। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि ये अनुच्छेद कितना जीवंत है। अच्छा, अब जरा वापस चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। ये होता कैसे है चुनाव? कोई खास तरीका? और क्या शपथ वगैरह भी होती है? प्रक्रिया सीधी है। जो सदस्य स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बनना चाहते हैं वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं। अगर एक ही उम्मीदवार है तो वो बिना विरोध के चुन लिए जाते हैं। और अगर ज्यादा हुए तो फिर सदन में वोटिंग होती है, सीक्रेट बैलेट से या आवाज से, वॉइस वोट। जिसको बहुमत मिलता है वो जीत जाता है। अक्सर सत्ता पक्ष का उम्मीदवार ही जीतता है क्योंकि उनके पास नंबर होते हैं। और शपथ? हाँ, शपथ का भी प्रावधान है। स्रोत के अनुसार जो नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं उन्हें राज्यपाल यानी गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाते हैं। अच्छा, राज्यपाल के सामने? जी। ये एक तरह से उन्हें संविधान और नियमों के प्रति वफादार रहने की याद दिलाती है। शपथ निष्पक्षता की याद दिलाती है। यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जिस पर हमेशा बहस होती है। क्या स्पीकर सच में निष्पक्ष रह पाता है, जबकि वो होता तो किसी एक पार्टी का ही सदस्य है? हाँ, ये इस पूरी व्यवस्था का सबसे मुश्किल और शायद सबसे विवादास्पद पहलू है। थ्योरी में तो जैसा हमने ब्रिटिश मॉडल की बात की, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो कुर्सी पर बैठकर पार्टी से ऊपर उठ जाएं। लेकिन असल में ऐसा हमेशा हो पाए ये जरूरी नहीं। खासकर जब दल बदल कानून के तहत किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का मामला हो या सरकार के विश्वास मत का सवाल हो, तब स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठते हैं।
आरोप लगते होंगे पक्षपात के। बिल्कुल। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि स्पीकर सत्ताधारी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं या फैसले लेने में देरी कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना पद भी तो काफी हद तक सत्ताधारी दल के समर्थन पर टिका होता है। दबाव तो रहता ही है। तो फिर क्या कोई चेक है इस पर? क्या न्यायपालिका कुछ कर सकती है? हाँ, यहाँ पर कोर्ट का रोल आता है। हालांकि संविधान स्पीकर को सदन के अंदर काफी आजादी देता है, लेकिन उनके फैसले पूरी तरह से कोर्ट की जांच से बाहर नहीं है। अच्छा जी, जैसे हमारे स्त्रोत में 2024 की सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का जिक्र है। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला आखिरी होता है, लेकिन वो निष्पक्ष और वाजिब होना चाहिए। मतलब मनमाना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर लगता है कि फैसला बिना किसी आधार के या गलत नियत से या नियमों के खिलाफ लिया गया है, तो उसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये शक्ति और जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो हमने अनुच्छेद 176 के लगभग सभी पहलुओं पर बात कर ली। इसके प्रावधान, शक्तियां, इतिहास, आज के उदाहरण और ये निष्पक्षता वाला मुश्किल सवाल भी। अगर इस पूरी चर्चा को समेटना हो तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि ये अनुच्छेद 176 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये विधानसभाओं को ठीक से चलाने की बुनियाद है। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जरिए पक्का करता है कि सदन में नियम कानून का पालन हो, बहस ढंग से हो और काम चलता रहे। बिल्कुल। और मैं ये जोड़ूंगा कि ये सदन की अपनी आज़ादी का भी प्रतीक है कि सदस्य अपना पीठासीन अधिकारी खुद चुनते हैं। ये संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी बात है। स्पीकर सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, बल्कि बहस की क्वालिटी और गरिमा बनाए रखने वाला भी है। एकदम सही। और उपाध्यक्ष की भूमिका इस पूरी मशीनरी को एक स्थिरता देती है कि कोई वैक्यूम ना आए। कुल मिलाके ये अनुच्छेद हमारे संविधान बनाने वालों की उस सोच को दिखाता है जहां वो लोकतंत्र के दो जरूरी हिस्सों, व्यवस्था और आजादी में एक बैलेंस बनाना चाहते थे। बहस की पूरी आजादी हो, लेकिन अनुशासन के साथ। जी हाँ। तो आज हमने अनुच्छेद 176 को काफी करीब से देखा, समझा कि कैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, क्या करते हैं, क्यों जरूरी हैं और आज के समय में उनकी क्या प्रासंगिकता है। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पे शायद और सोचने की जरूरत है। आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो कभी कभी बहुत जटिल और तनाव भरी हो जाती हैं, क्या उनमें स्पीकर की मौजूदा शक्तियां काफ़ी हैं या उनकी भूमिका को खासकर निष्पक्षता के मामले में और साफ करने या मजबूत करने की ज़रूरत है? ये एक बड़ा सवाल है जी। और इसी से जुड़ा एक और विचार जिसके साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं। क्या स्पीकर को और ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है? उन्हें और शक्तियां देनी चाहिए ताकि सदन में अनुशासन बना रहे, या फिर ऐसा करने से उनके और ज़्यादा शक्तिशाली और शायद पक्षपाती होने का खतरा बढ़ जाएगा? ये शक्ति और निष्पक्षता का संतुलन साधना शायद हमेशा ही एक चुनौती रहेगा।